नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। जय श्री कृष्णा। कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कैसे हो आप सभी लोग? गुड इवनिंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जय श्री कृष्णा। गुड इवनिंग दोस्तों। जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज से अपने एक आगाज और शुरू कर दी है। वो सभी विद्यार्थी जो कॉमर्स से नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा है या दोस्तों कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहा है, उन सब के लिए दोस्तों एक नया आगाज आप लोगों के लिए और शुरू किया गया दोस्तों। वो है दोस्तों डायरेक्ट टैक्सेशन का टेस्ट सीरीज। वैसे तो दोस्तों डायरेक्ट टैक्सेशन को लेकर मैंने ऑलरेडी पहले आपको टेस्ट करा दिया था, लेकिन दोस्तों मैं चाहता था कि एक बार और दोस्तों आपको 300-400% करा दूं फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी, जिससे आप लोग अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सको। ओके, सभी को दोस्तों वेरी वेरी गुड इवनिंग। मुंशी लाल जी ओके, मनीषा मनीषा जी गुड इवनिंग दोस्तों। ओके गुड इवनिंग मनीषा। ओके ललिता गुड इवनिंग, सबको वेरी। अब देखो, समय की नजाकत को ध्यान में रखते हुए ये कक्षा दोस्तों मैं बताऊँ ये कक्षा किन किन विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो दोस्तों जो नेट जेआरएफ की तैयारी करा विद्यार्थी जिसकी यूनिट नंबर जो 10 है, यूनिट नंबर 10 दोस्तों जो आपके टैक्सेशन को लेकर उनके लिए इंपॉर्टेंट है। जेवेनल जो 18 तारीख को पेपर है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। एबीएसटी कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी के लिए दोस्तों ये कक्षा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और ये कक्षा डेली रहेगी। आज इस कक्षा का टाइमिंग 4 बजे, लेकिन दोस्तों 4 बजे नहीं रहेगी, ये लगभग दोस्तों 12:15 बजे डेली, सुबह दिन में 12:15 बजे रहेगी, हमेशा डेली 12:15 रहेगी। लेकिन आज ऐप में थोड़ी टेक्निकल इशू चला था, उस टेक्निकल इशू की वजह से दोस्तों इस क्लास का टाइमिंग आज अपन थोड़ा चेंज कर दिया था। ओके चलिए तो आज का सबसे पहला प्रश्न है। आज का सबसे पहला प्रश्न, सभी लोग तैयार हो दोस्तों? भाई सभी लोग तैयार हो? सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले आयकर अधिनियम, आयकर कब लगाया गया था? कोई बता सकता है दोस्तों भारत में पहली बार टैक्स कब लगाया गया था और किसके द्वारा लगाया गया था और क्यों लगाया गया था? बहुत सारे मन में डाउट्स आते हैं। तो अगर देखो आंसर ही टिक करना होता तो आंसर तो तुम लोग भी कर सकते दोस्तों। आंसर टिक करना तो सबसे पहले आयकर लगा था दोस्तों आप लोगों का, मैं पढ़ा चुका था, आयकर लगा था सबसे पहले 24 जुलाई 1860 में लगा था और लगाने वाले व्यक्ति का नाम था जेम्स विल्सन। ब्रिटिश शासन काल में जेम्स विल्सन ने कार्य लगाया था। इसीलिए दोस्तों राष्ट्रीय आयकर जो दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय आयकर जो दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय आयकर जो दिवस मनाया जाता है मित्रों, वो कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1860 में दोस्तों ये आयकर लगा था सबसे पहले। 24 जुलाई 1860 में आयकर लगाया गया था, जेम्स विल्सन ने आयकर लगाया था, इसलिए राष्ट्रीय आयकर जो दिवस है मित्रों वो प्रतिवर्ष 24 जुलाई को मनाया जाता है। यानी राष्ट्रीय आयकर जो दिवस है मित्रों वो 24 जुलाई को मनाया जाता है। ओके, आगे इस कक्षा के माध्यम से दोस्तों आप लोगों के लिए इनकम टैक्स से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पर किया जाएगा। तो 1860 में लगा था, 24 जुलाई 1860 जेम्स विल्सन के द्वारा ये आयकर लगाया गया था। ओके, अब देखो, अच्छा आपसे कोई पूछे लगाया विधिवत अधिनियम कब बना था, यानी सर्वप्रथम आयकर का विधिवत अधिनियम, तो सर्वप्रथम आयकर का विधिवत अधिनियम बना था 1886 में। यानी सबसे पहला विधिवत अधिनियम जो बना था भारत में आयकर को लेकर वो बना था 1886 में। और वर्तमान अधिनियम जो है, वर्तमान आयकर अधिनियम जो है वो कौन 1960 है। यानी वर्तमान आयकर अधिनियम जो है मित्रों वो कौन सा है? वर्तमान आयकर अधिनियम है वो है 1961 है, 1961 है। तो मित्रों विधिवत अगर मैं कह दूं भारत में सबसे पहले विधिवत आयकर जो कानून बना था वो 1886 में बना था दोस्तों। के वर्तमान का कानून है दोस्तों आपका कौन सा? आपका वर्तमान आयकर अधिनियम कौन सा? 1961 है। यानी वर्तमान आयकर अधिनियम है 1961 है, 1961 है। तो बहुत सारी बातें मैं बता चुका। आगे आयकर क्या है मित्रों? आयकर जो है मित्रों एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर होता है। आयकर जो है एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है दोस्तों? जिसमें कराघात और करापात, कराघात और करापात, कराघात और करापात एक ही व्यक्ति को वहन करना होता है। जहां पर कराघात और करापात एक ही व्यक्ति को, एक ही व्यक्ति को, एक ही व्यक्ति को वहन करना होता है, वहन करना होता है। जहां पर कराघात और करापात एक ही व्यक्ति को वहन करना पड़ता है वो दोस्तों आयकर कहलाता है, प्रत्यक्ष कहलाता है। और प्रत्यक्ष कर जो होता है जनरली आय पर लगता है और धन पर लगता है, इसके अलावा और किसी के ऊपर नहीं। आय और धन पर लगने वाला जो कर होता है वो प्रत्यक्ष कर होता है। यानी इनकम और वेल्थ के ऊपर जो टैक्स लगता है दोस्तों वो प्रत्यक्ष कर होता है, जिसमें कराघात और करापात एक ही व्यक्ति को वहन करना पड़ता है। अर्थात एक ही व्यक्ति को कराघात और करापात वहन करना पड़ता है। ओके, अर्थात ये कहने का मतलब ये हो गया कि दोस्तों जिस व्यक्ति के ऊपर कर लगाया जाएगा
अंतिम भार उसी व्यक्ति को वहन करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के ऊपर 200 कर लगाया जाएगा, अंतिम भार उसी व्यक्ति को वहन करना पड़ेगा। जबकि आपका वर्तमान में जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, वर्तमान में जो आपका जीएसटी है दोस्तों, वो आपका एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि जो वस्तु और क्योंकि अप्रत्यक्ष कर जो होता है मित्रों, वो वस्तु माल तथा सेवाओं के ऊपर लगता है। वस्तु माल व सेवाओं के ऊपर जो टैक्स लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और जो इनकम के ऊपर और वेल्थ के ऊपर जो टैक्स लगता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स में तो जिस व्यक्ति के ऊपर लगता है अंतिम रूप से उसी को भुगतान करना होता है, अर्थात जिसमें कराघात और करापात एक ही व्यक्ति को वहन करना पड़ता है, वो डायरेक्ट टैक्स में कहलाता है। ओके, आगे आयकर की दरें निर्धारित की जाती है। आयकर की दरें निर्धारित की जाती है तो तो आयकर की दरें जो है वो प्रति वर्ष निर्धारित होती है। आयकर की दरें प्रति वर्ष बजट में तय होती है, बजट में निर्धारित होती है, बजट में निर्धारित होती है। और आयकर की दरों को निर्धारित करने के लिए दोस्तों एक अधिनियम पारित किया जाता है। उस अधिनियम का नाम है वित्त अधिनियम। उसका अधिनियम का नाम क्या है? तो वित्त अधिनियम है। यानी आयकर की दरों का निर्धारण करने के लिए वित्त अधिनियम पारित किया जाता है, यानी एक वार्षिक वित्त अधिनियम पारित किया जाता है। ओके, अब प्रत्येक वर्ष सरकार क्या करती है? अपने बजट में लोकसभा के अंतर्गत दोस्तों एक वित्त अधिनियम पारित करती है, जिसके आधार पर दोस्तों आयकर की दरों को तय करना होता है, यानी आयकर की दरें निर्धारित की जाती है। मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा, जैसे मित्रों मान लो अपना असेसमेंट ईयर है, अभी मान लो अपना असेसमेंट ईयर 2020-21 है, तो अगर असेसमेंट ईयर 2020-21 है तो बताओ अगर असेसमेंट ईयर 2020-21 है तो बताओ इसका प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? इसका प्रीवियस ईयर होगा 2019-20। तो प्रीवियस ईयर दोस्तों, प्रीवियस ईयर वो होता है जिस वर्ष में इनकम कमाई जाती है, और असेसमेंट ईयर वो होता है दोस्तों जिस वर्ष में इनकम पर टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। तो वित्त अधिनियम दो, अब देखो अगर असेसमेंट ईयर 2020-21 है तो मित्रों इसका जो वित्त अधिनियम होगा, इसका जो वित्त अधिनियम होगा वो अधिनियम होगा 2019 में। तो 2019 होगा, इसका वित्त अधिनियम 2019 होगा दोस्तों के। इसका वित्त अधिनियम क्या होगा दोस्तों? 2019 होगा दोस्तों के। आगे क्लियर? तो ये बात अपने को समझने की कोशिश, कई बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए वित्त अधिनियम कौन सा होगा? तो वित्त अधिनियम 2019 होगा। पूर्व ईयर यानी प्रीवियस ईयर कौन सा होगा दोस्तों? 2019-20 होगा, अर्थात 2019-20 की इनकम पर 2020-21 में टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। तो वित्त अधिनियम जो होता है एनुअली होता है, जिसका निर्धारण प्रति वर्ष बजट में लोकसभा के माध्यम से किया जाता है, और वित्त अधिनियम के आधार पर ही सरकार को कर लगाने का पावर मिलता है। बिना वित्त अधिनियम के सरकार कर नहीं लगा सकती दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यानी बिना वित्त अधिनियम पारित किए हुए सरकार दोस्तों कर नहीं लगा सकती। कर लगाने के लिए दोस्तों वित्त अधिनियम पारित करना पड़ता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं मित्रों, अगर असेसमेंट ईयर 2020-21 है तो इसका वित्त अधिनियम जो होगा वो कौन सा होगा? 2019 होगा, और इसका प्रीवियस ईयर 2019-20 होगा। ये बात अपने माइंड में सेट कर लेना। आगे, करदाता की सकल कुल आय निकालने के लिए कुल कितने शीर्षक होते हैं? भाई शीर्षक की बात करते हैं कि इनकम के टोटल कितने शीर्षक होते हैं, ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो देखो मित्रों मैं आपको बता दूं कि आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ओके, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की एक धारा है जिसको बोलते हैं धारा नंबर 14। ओके, धारा, क्योंकि आयकर अधिनियम में दोस्तों टोटल कितनी धाराएं होती है? टोटल 298 धाराएं होती है, टोटल 298 धारा होती है। तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा नंबर 14, जो धारा नंबर 14 है उसके आधार पर इनकम के 5 शीर्षक होते हैं। इनकम के कितने? 5 शीर्षक होता है, जिसमें एक तो होता है आपका सैलरी हेड होता है दोस्तों, एक तो सैलरी के हेड होती है जहाँ पर सैलरी की इनकम होती है, एक होता है आपका हाउस प्रॉपर्टी का हेड होता है मित्रों, एक आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन का हेड होता है, एक आपका कैपिटल गेन का हेड होता है, और एक आपका अदर सोर्सेज का हेड होता है। इन पांचों हेड की इनकम से ही दोस्तों टोटल इनकम बनती है। तो करदाता की सकल कुल आय निकालने के लिए दोस्तों टोटल मिला के कितने हेड होते हैं? 5 हेड होते हैं आयकर अधिनियम 1961 की धारा 14 के आधार पर। आयकर अधिनियम में दोस्तों टोटल मिला के 298 धाराएं होती है। तो टोटल कितनी धारा? 298 धाराओं से बना होता है आयकर अधिनियम दोस्तों के। इसमें टोटल 298 धारा। अगर तुमसे कोई पूछे कि आयकर अधिनियम में टोटल अनुसूचियां कितनी हैं
तो आयकर अधिनियम 1961 टोटल अनुसूचियां 14 है, धारा है 298 और धारा नंबर 14 में कहा गया कि आयकर अधिनियम के तहत बताया गया कि इनकम टैक्स के लिए दोस्तों इनकम के 5 हेड होते हैं, जिसमें एक आपका सैलरी हेड होता है, एक हाउस प्रॉपर्टी होता है, एक बिजनेस प्रोफेशन होता है, एक कैपिटल गेन होता है और एक अदर सोर्सेज का हेड होता है। इस प्रकार से 5 हेड होंगे दोस्तों। ये जो वीडियो होगा दोस्तों डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल मोबाइल ऐप पर दोस्तों इनकम टैक्स की टेस्ट सीरीज के नाम से अपलोड किया जाएगा। और दोस्तों आज 6 तारीख से लेकर 17 तारीख तक दोस्तों लगातार 11 दिन तक आपका टेस्ट चलेगा, जिसमें आपको मैं 250 प्लस प्रश्न कराने वाला हूँ। 250 प्लस प्रश्न आपको यहाँ इस कक्षा के माध्यम से मिलने वाले। अगला प्रश्न, वर्तमान आयकर अधिनियम किस प्रकार से जाना जाता है? सब लोग जानते हैं कि वर्तमान आयकर अधिनियम, अभी वर्तमान जो आयकर अधिनियम है दोस्तों वो आयकर अधिनियम 1961 है दोस्तों। ओके 1961 है। अच्छा ये अधिनियम लागू कब हुआ ये पूछ लिया जाता है कि वर्तमान आयकर अधिनियम 1961 है, लेकिन ये अधिनियम जो लागू हुआ में तो वो 1 अप्रैल 1962 में लागू हुआ। 1 अप्रैल 1962 से लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत टोटल मिला के जो धाराएं होती है, टोटल सेक्शंस की अगर बात करें 298 सेक्शन लेकर बैठा है और इसमें ना कुल अनुसूचियों की बात आती है। तो इस अधिनियम में टोटल मिला के कितनी अनुसूचियां है? इसमें 14 अनुसूचियों की बात आती है। इसमें 14 अनुसूचियों की लेकर बात आती है। तो वर्तमान आयकर अधिनियम जो है मित्रों वो 1961 है, लागू हुआ दोस्तों 1 अप्रैल 1962 में। और सबसे पहला आयकर अधिनियम है, सर्वप्रथम सबसे पहला जो पहला आयकर अधिनियम है, जो पहला आयकर अधिनियम जो है मित्रों वो कौन सा है? तो पहला आयकर अधिनियम, ओके पहला आयकर अधिनियम जो है तो पहला आयकर अधिनियम जो है तो पहला आयकर अधिनियम जो है तो वो 1961 है। ओके 1886 से 1880 जो सबसे पहले लागू किया गया। ओके आगे ज्योति प्रजापति के इंडियन लॉजिक बेटा पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, फालतू वाले पढ़ जो मिल रहा है उस पर ध्यान दो, फोकस करो, ठीक है? ये कब पढ़ाओ वो कब पढ़ाओ, पढ़ाई ध्यान दो पंचायती। आगे प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली 12 महीने की अवधि को क्या कहा जाता है? ओके क्या बात है, बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछ लिया दोस्तों इसने। देखो प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली अवधि को क्या कहा जाता है? अब देखो उसको गत वर्ष भी कहते हैं। ओके लेकिन सुनो सुनो सुनो, बहुत प्यारा प्रश्न है। अब देखो इसमें क्या आंसर दोगे, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम इसको क्या आंसर दोगे। बहुत प्यारा प्रश्न, बताओ। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली 12 महीने की अवधि को क्या कहते हैं? बताओ दे कौन इसका आंसर सही दे पाएगा? इसका आंसर कौन सही दे पाएगा? प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली 12 महीने की अवधि को क्या कहते हैं? अब सुनो, वे तो आप जानते हो इसको बोलते हैं कार्य निर्धारण वर्ष, अर्थात असेसमेंट ईयर बोलते हैं। असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर इसको कहते हैं, असेसमेंट ईयर इसको कहते हैं। क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर की जब बात आती है तो प्रीवियस ईयर का उल्लेख आयकर अधिनियम 1961 की धारा 3 में प्रीवियस ईयर की बात की गई। धारा 3 में प्रीवियस ईयर की बात की गई। और प्रीवियस ईयर जो होता है तो वो व्यापार प्रारंभ करने की तिथि से होता है। यानी व्यापार प्रारंभ करने की, यानी जिस दिन दोस्तों व्यापार अस्तित्व में आता है या जिस दिन इनकम पहली बार अस्तित्व में आती है तब से लेकर 31 मार्च तक चलता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो इस चीज़ को समझने की पूरी कोशिश आप लोग अच्छे से कर लेना, ठीक है? तो आपका जो प्रीवियस ईयर होता है दोस्तों, जिसका उल्लेख धारा 3 में दिया गया है दोस्तों, धारा 3 के आधार पर जो आपका प्रीवियस ईयर होता है वो प्रीवियस ईयर कहता है कि व्यापार प्रारंभ करने की तिथि से होता है मित्रों। व्यापार प्रारंभ करने की तिथि से लेकर चलता रहता है दोस्तों। ओके आगे जैसे मित्रों एक एग्जाम्पल दूं कि एक करदाता ने 1 अक्टूबर 2019 को अपना व्यापार प्रारंभ किया। 1 अक्टूबर 2019 को उसने अपना व्यापार प्रारंभ किया तो उसका प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? उसका प्रीवियस होगा 1 अक्टूबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक उसका प्रीवियस ईयर होगा। और उसका असेसमेंट होगा 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक उसका असेसमेंट ईयर होगा। ये ध्यान रखना दो। ओके असेसमेंट ईयर का उल्लेख जो है तो धारा 2(9) में दिया गया। असेसमेंट ईयर की परिभाषा धारा 2(9) में दी गई है और प्रीवियस ईयर की परिभाषा धारा 3 में दी गई। इनकम हमेशा प्रीवियस ईयर की होती है और प्रीवियस ईयर की इनकम पर हमेशा असेसमेंट ईयर में टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है, कुछ अपवादों को छोड़कर। बाकी कुछ अपवादों को छोड़कर दोस्तों। तो ये प्रश्न जनरली खूब बार पूछा जाता है कि अगर कोई व्यापार 1 अक्टूबर 2019 को शुरू हुआ है तो व्यापार शुरू करने की तिथि से लेकर 31 मार्च तक उसका प्रीवियस ईयर होता है और उसके बाद 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 12 महीने की जो अवधि होती है वो आपका असेसमेंट ईयर होता है दोस्तों, कर निर्धारण वर्ष होता है। प्रीवियस ईयर की परिभाषा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 3 में दी गई है और कर निर्धारण वर्ष की परिभाषा धारा 2(9) में दी गई। अर्थात कर निर्धारण असेसमेंट ईयर की परिभाषा धारा 2(9) में दी गई। ओके मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा। आय की परिभाषा है
सम्मिलित की हुई यहाँ पर आय की परिभाषा सम्मिलित की हुई, पूर्ण, पेचीदा या सरल। तो मित्रों मैं आपको एक बात दूं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा नंबर 224 में, धारा नंबर 224 में आय की परिभाषा दी गई है। और आय चूंकि आयकर आयकर जो था, क्योंकि इनकम टैक्स जो लगता है वो किस पे लगता है, इनकम के ऊपर लगता है। और आय शब्द की परिभाषा स्पष्ट रूप से दी गई, यानी इसमें सम्मिलित की गई है कि इसमें किन किन चीजों को सम्मिलित किया जाता है, अतः किन किन चीजों को इनकम में सम्मिलित किया जाएगा वो सारी बातें इसके अंतर्गत बताई गई है। किन चीजों को इनकम में सम्मिलित, ओके, स्पष्ट और पूर्ण परिभाषा, ओके, अपन कह सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर बात करें, ये सम्मिलित की हुई बताती है, ओके। इनकम देखो तो मैं यहाँ पे एक बात बताऊँ, आय की परिभाषा धारा 224 में दी गई, एक तो धारणा, ओके, आय की परिभाषा धारा 224 में। और आय शब्द की स्पष्टता समझाई गई है कि कौन कौन सी मदों को इनकम में शामिल किया जाएगा, ओके। आयकर अधिनियम 1961 में आय की स्पष्ट एवं पूर्ण परिभाषा कहीं पर भी नहीं दी गई है। पहले वाला, स्पष्ट और पूर्ण परिभाषा कहीं पर भी नहीं दी गई है, बल्कि केवल इतना सा बताया गया है कि कौन कौन सी मदों को इनकम में शामिल किया जाता है और कौन सी मदों को इनकम में शामिल नहीं किया जाता। अर्थात आय की परिभाषा के तहत ये कहा जाता है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत इनकम की स्पष्ट और पूर्ण परिभाषा कहीं पर नहीं है। केवल और केवल इतनी बात का उल्लेख किया गया कि कौन सी मदों को इनकम में शामिल किया जाएगा और कौन सी मदों को इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा, इतनी सी बात बताई गई है धारा 224 के आधार पर। अगला प्रश्न देखते हैं, आयकर अधिनियम पारित किया गया। ओहो मित्रों, आयकर अधिनियम कब पारित किया गया? तो आयकर अधिनियम पारित किया गया 1961 में, जबकि आयकर अधिनियम लागू किया गया 1 अप्रैल 1962 से पूरे भारत में लागू किया गया, ओके। 1 अप्रैल 1962 से पूरे भारत में लागू किया गया और ये पारित, ओके, बता के। तो अभी तो अपन बात करें, ये धारा जो है मित्रों, धारा सॉरी आयकर अधिनियम है 1961 जो पारित हुआ और लागू हुआ 1 अप्रैल 1962 में अपना लागू हो जाता है, ओके। बता के आगे अगला, गत वर्ष से तात्पर्य क्या है? मैं बता चुका दोस्तों कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग गत वर्ष प्रीवियस ईयर की बात करा, और प्रीवियस ईयर की धारा कौन सी धारा है? 3, ओके। और प्रीवियस ईयर का मतलब वो वर्ष दोस्तों जिस वर्ष में इनकम कमाई जाती है, जिस वर्ष में इनकम कमाई जाती है। तो ये वित्तीय वर्ष होता है, ये कैलेंडर होता है, ये सारी ये कर निर्धारण वर्ष से ठीक पहले का वित्तीय वर्ष होता है। यानी जिस साल में अपन कर का निर्धारण करेंगे उससे पहले वाला जो वर्ष होता है वो प्रीवियस ईयर होता है, जो ये कहता है कि मित्रों कि इनकम हमेशा प्रीवियस ईयर की होती है और प्रीवियस ईयर की इनकम पर असेसमेंट ईयर में टैक्स का पेमेंट किया जाता है, कुछ अपवादों को छोड़कर। कुछ अपवादों को छोड़कर प्रीवियस ईयर की इनकम, प्रीवियस ईयर की परिभाषा धारा 3 में दी गई है। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है कि कर निर्धारण वर्ष से पहले का पूर्व जो होता है, कर निर्धारण वर्ष से पहले का जो वित्तीय वर्ष होता है तो वो प्रीवियस ईयर कहलाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और मैं एक बात कह दूं कि इनकम हमेशा प्रीवियस ईयर की होती है और प्रीवियस ईयर की इनकम पर असेसमेंट ईयर में टैक्स का पेमेंट करना होता है, ओके। लेकिन कुछ अपवादों को छोड़कर दोस्तों ये बात आपके सामने आ जाती है, ओके। समझ आए दोस्तों आप लोगों को? आगे तो ये चीज आपके माइंड में सेट हो जाती है अच्छे से। मतलब आगे अगला, आयकर की गणना की जाती है। भाई इनकम टैक्स की गणना की जाती है पूंजी पर, स्थायी संपत्तियों पर, आय पर या व्यापारिक लाभों पर। भाई मैंने कहा आयकर जो है एक प्रत्यक्ष कर होता है और इसकी गणना हमेशा इनकम पर की जाती है। और इनकम में कौन सी मदों को शामिल किया जाएगा, इसके लिए धारा 224 के अंतर्गत दोस्तों इनकम की परिभाषा दी गई कि इनकम में कौन कौन सी मदों को शामिल करेंगे और कौन सी मदों को शामिल नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये बात अगर बात आ जाएगी तो इस चीज को भी आप लोग समझने की, ओके। आगे बिल्कुल फिर अपन बात करते हैं, कर निर्धारण वर्ष की अवधि होती है। कर निर्धारण वर्ष कब से कब होता है? तो कर निर्धारण वर्ष दोस्तों आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। और कर निर्धारण की परिभाषा जो है वो धारा 2(9) में दी गई। धारा 2(9) में कर निर्धारण वर्ष की परिभाषा दी गई है, यानी धारा 2(9) में कर निर्धारण वर्ष की परिभाषा यहाँ पर दी गई, ओके। तो कर निर्धारण वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, जिसकी परिभाषा धारा 2(9) में दी गई है, ओके। अगला, आयकर उन व्यक्तियों पर लगाया जाता है मित्रों, आयकर इनकम टैक्स कौन से व्यक्तियों के ऊपर लगाया जाता है? जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में कर मुक्त सीमा से कम है, मतलब ही नहीं है। जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में कर मुक्त सीमा से अधिक है, जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में 2,45,000 तक है, या जिनकी आय दोस्तों किसी भी गत वर्ष में 2.5 लाख तक। दोस्तों तो सिंपल सी बात है मित्रों,
कि आयकर जो होता है, इनकम टैक्स जो होता है, इनकम टैक्स सामान्यतः उन सभी व्यक्तियों के ऊपर, इनकम टैक्स सामान्यतः उन सभी व्यक्तियों के ऊपर लगाया जाता है मित्रों जिनकी आय, जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में कर मुक्त सीमा से क्या होती है, अधिक होती है। जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में, दोस्तों जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में कर मुक्त सीमा से क्या होती है, अधिक होती है, आयकर उन सभी व्यक्तियों के ऊपर लगाया जाता है। ओके, भारत में सर्वप्रथम आयकर किसके द्वारा लगाया गया था? भारत में सर्वप्रथम आयकर लगा था 24 जुलाई 1860 को, और ब्रिटिश काल में लगाया था जेम्स विल्सन के द्वारा, और जेम्स विल्सन के द्वारा ही भारत में सबसे पहला अपना बजट प्रस्तुत किया गया था। इसलिए बजट प्रणाली का जनक भी किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को माना जाता है। जबकि लेखांकन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? लुकास पेसिलो को माना जाता है। तो भारत में सबसे पहला आयकर 24 जुलाई 1860 को लगाया था। इसलिए प्रतिवर्ष 24 जुलाई को दोस्तों राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है। आयकर जो लगता है वो इनकम के ऊपर लगता है दोस्तों, किसके ऊपर? इनकम के ऊपर लगता है। तो भारत में सबसे पहले आयकर दोस्तों सर जेम्स विल्सन ने लगाया था 24 जुलाई 1860 को। ओके, इसलिए प्रतिवर्ष 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है मित्रों के, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए एक अनिवासी व्यक्ति की कर मुक्त सीमा कितनी है? मतलब उसको कितनी इनकम तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा दोस्तों, वर्ष 2020-21 की बात करें तो बताइए दोस्तों। मैं थोड़ा स्पीडली चलूंगा क्योंकि समय कम, क्वेश्चन ज्यादा है। आप इन वीडियोस को जरूर देख लेना स्पीड में बढ़ा के, क्योंकि दोस्तों इन प्रश्नों के साथ मैं एक्स्ट्रा इक्की दुक्की बातें और बताऊंगा। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए एक अनिवासी व्यक्ति की कर मुक्त सीमा कितनी है? 2.5 लाख रुपए। अर्थात उसको 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर किसी भी प्रकार का टैक्स का पेमेंट नहीं करना पड़ता। ओके, 2.5 लाख से ज्यादा होती है तो 5% होता है। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक कितना होगा? 5% होगा। 5 लाख से लेकर 10 लाख तक 20% होगा, और 20 लाख से 10 लाख से ज्यादा होता है तो दोस्तों वहां पर कितना होगा? अब देखो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 2.5 से लेकर 5 लाख तक की इनकम तो 5% है। 5 से 10 लाख तक की इनकम पर 20% है, और 10 से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्स है। असेसमेंट ईयर 2020-21 की बात करें तो आगे कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए दोस्तों आपको वर्ष, ओके, क्योंकि आपके सिलेबस में यही काम आने वाला है। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए भारत में निवासी अति वरिष्ठ, जो अति वरिष्ठ, अब पहली बात तो आती है अति वरिष्ठ नागरिक। देखो एक तो होता है तो सीनियर सिटीजन, जिसको होता है वरिष्ठ नागरिक। वरिष्ठ नागरिक कौन होता है? पहले तो ये समझो कि वरिष्ठ नागरिक कौन होता है। एक तो वरिष्ठ नागरिक वो होता है जो 60 से लेकर 80 वर्ष का होता है। ओके, और अति वरिष्ठ नागरिक वो होता है दोस्तों जिसकी उम्र 80 वर्ष से अधिक होती है। अति वरिष्ठ नागरिक का मतलब होता है जिसकी आयु जो होती है तो क्या होती है? उसकी आयु 280 वर्ष से अधिक होती है। उसको दोस्तों अपन अति वरिष्ठ नागरिक कहते हैं। तो उसको अति वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है जिसकी आयु क्या होती है दोस्तों? 80 वर्ष या 80 वर्ष से अधिक होती है। जिसके 80 वर्ष या 80 वर्ष से अधिक होती है तो उसको अपन सुपर सीनियर सिटीजन कहते हैं। क्या होता है? सुपर सीनियर सिटीजन कहते हैं। और सुपर सीनियर सिटीजन की इनकम जो होती है वो 5 लाख रुपए तक क्या होती है? एग्जम्प्ट होती है। अतः उसको 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना पड़ता। 5 लाख तक की इनकम पर उस व्यक्ति को मजे करने होते हैं। 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ता। तो वरिष्ठ नागरिक तो होता है जिसकी आयु 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक 80 साल तक होती है, और 80 से ज्यादा जो होता है तो वो अति वरिष्ठ नागरिक, सीनियर से, ओके मतलब उसको अपन सुपर सीनियर सिटीजन कहते हैं। और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में 5 लाख रुपए तक की इनकम पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता। अगला कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए एक महिला निवासी तथा जिसकी आयु गत वर्ष 60 वर्ष या उससे अधिक है परंतु 80 वर्ष से कम है, उसको कितनी टैक्स की छूट है? उसको कितनी लिमिट तक टैक्स की छूट दी गई? ये पूछा महिला करदाता के, महिला करदाता के बारे में पूछा था, महिला को लेकर पूछा था। तो बता महिला करदाता के लिए क्या छूट आप लोगों को ले दे रहे होता है? यहाँ पर महिला करदाता की बात यहाँ पर की जा रही है। महिला करदाता को लेकर यहाँ पर बात आ रही है। तो मतलब महिला करदाता के केस में, अच्छा सॉरी 13 लाख नहीं है, गलत है, ये 3 लाख है। 13 लाख नहीं 3 लाख है। ओके 3 लाख है। तो यहाँ पर 3 लाख रुपए तक की बात आ रही है। तो क्योंकि सीनियर सिटीजन जो होता है, चाहे वो महिला हो चाहे कोई भी हो, 3 लाख रुपए तक की इनकम पर दोस्तों उनको छूट होती है। 3 लाख से लेकर दोस्तों देखो 3 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। 3 लाख से लेकर अगर 5 लाख तक की इनकम है तो 5% टैक्स देना पड़ता है। 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की इनकम है दोस्तों तो उसको 20% टैक्स देना पड़ता है। और अब वो 10 लाख होती है तो उनको 30% टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। तो देखो सिंपल सी बात है, नॉर्मल व्यक्ति के लिए दोस्तों, नॉर्मल व्यक्ति की जब बात आती है तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता।
सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगता। ओके, उसके बाद आप जानते हो दोस्तों सुपर सीनियर सिटीजन, जो सुपर सीनियर सिटीजन होता है उसके लिए 5 लाख रुपए तक की इनकम पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता। तो दोस्तों अगर कहने का मतलब क्या, आयकर अधिनियम 2020-21 के अंतर्गत है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक होती है, तो 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर दोस्तों उसको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर वो सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख रुपए के इनकम पर नहीं होता, और सुपर सीनियर सिटीजन तो 5 लाख रुपए तक की इनकम पर उसको टैक्स का पेमेंट नहीं देना पड़ता। बहुत अच्छा। आयकर विभाग जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, आयकर विभाग नियंत्रण में कार्य, किसके नियंत्रण में कार्य करता है? आयकर विभाग किसके नियंत्रण में कार्य करता है दोस्तों बताइए? आयकर विभाग जो है सीबी, ओके, ये किसके नियंत्रण में कार्य करता है? तो दोस्तों ये सीबीडीटी के नियंत्रण में कार्य करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के नियंत्रण में कार्य करता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ओके, प्रत्यक्ष कर का केंद्रीय जो बोर्ड था, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत काम करता है आयकर विभाग। ओके, तो आयकर विभाग को कंट्रोल करने का पावर किसके पास है? प्रत्यक्ष करों का जो केंद्रीय बोर्ड था उनके अंडर में कार्य करता है, और उन्हीं के अंडर में रहकर ये कार्य करता है। तो आयकर विभाग नियंत्रण में कार्य करता है, प्रत्यक्ष करों का जो केंद्रीय बोर्ड था उनके नियंत्रण में कार्य करता है। आयकर अधिनियम में व्यक्ति से क्या मतलब है? तो आप जानते हो आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत व्यक्ति के बारे में बात की। किसका? व्यक्ति। बिल्कुल दोस्तों सही आंसर आप दे रहे हो, तो बहुत अच्छा आंसर आप दे रहे हो। ओके, अब देखो यहां पर आपके सामने एक बात आ जाती है तो कि आयकर अधिनियम में दोस्तों, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(7) में व्यक्ति की परिभाषा दी गई है। उस व्यक्ति में इंडिविजुअल भी आता है, उस व्यक्ति में एचयू भी आता है, कंपनी, स्थानीय संस्था, सभी को दोस्तों व्यक्ति की परिभाषा में शामिल किया गया। तो आयकर अधिनियम 1961 में दोस्तों व्यक्ति की परिभाषा है, तो व्यक्ति का मतलब होता है दोस्तों, जिसमें धारा 2(7) की बात करें तो उसमें इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, लोकल बॉडी, इन सभी को दोस्तों व्यक्ति की परिभाषा में शामिल किया गया। ओके, विभिन्न शीर्षकों की आय का योग, रोग नहीं छोड़ योग क्या होगा? ओके, योग। तो विभिन्न शीर्षकों की आय का जो योग होता है, जिसको टोटल कहते हैं, वो टोटल क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। पांचों हेड की इनकम मिलकर क्या बनती है? ग्रॉस टोटल इनकम बनती है। और ग्रॉस टोटल इनकम में से, जब ग्रॉस टोटल इनकम में से अपन सभी प्रकार की डिडक्शन घटा देते हैं, चैप्टर 6 की जितनी भी डिडक्शन है, धारा 80C से लेकर 80U तक की जितनी भी डिडक्शन होती है, उनको घटाने के बाद आ जाती है आपकी टैक्सेबल टोटल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाती है। टोटल टैक्सेबल इनकम वहां पर कवर कर ली जाती है, टोटल टैक्सेबल इनकम वहां पर कवर कर ली जाती है। तो ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब तो आप जानते हो, पांचों हेड की जो इनकम होती है, पांचों हेड की जो इनकम होती है वो ग्रॉस टोटल इनकम कहलाती है। और ग्रॉस टोटल इनकम है जब डिडक्शन को माइनस कर दिया, 80C से लेकर 80U तक के डिडक्शन को माइनस कर दिया जाता है, तो वो ग्रॉस टोटल इनकम कहलाती है। उसको ग्रॉस टोटल इनकम के अंतर्गत अपन शामिल करते हैं, वो ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट मानी जाती है। अगला प्रश्न, आयकर के लिए अति वरिष्ठ नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसकी आयु कितनी होती है? तो 60 वर्ष या उससे अधिक होती है, उसको दोस्तों अपन कहते हैं सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है। वो सुपर सीनियर सिटीजन की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ओके, तो आयकर इनकम टैक्स के लिए दोस्तों सुपर सीनियर सिटीजन वह व्यक्ति होता है जिसकी आयु 80 वर्ष या 80 वर्ष से अधिक होती है, उसको सुपर सीनियर सिटीजन की परिभाषा में शामिल किया जाता है। ओके, अगला प्रश्न, गत वर्ष सदैव समाप्त होता है। गत वर्ष हमेशा कब समाप्त होता है? तो गत वर्ष हमेशा दोस्तों 31 मार्च को समाप्त होता है, और दोस्तों व्यापार प्रारंभ करने की तिथि से चलता है। ओके, और व्यापार ऑलरेडी पहले से चल रहा है, तो 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च तक खत्म होगा। ओके, गत वर्ष। और गत वर्ष की परिभाषा दोस्तों आयकर अधिनियम की कौन सी धारा में दी गई है? धारा 3 में गत वर्ष की परिभाषा दी गई होता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 का कर निर्धारण वर्ष कौन सा होगा? तो देखो वित्तीय वर्ष को देखो, बड़ा प्यारा सा प्रश्न पूछा जा रहा है, मैं तो बड़ा प्यारा। तो ये वित्तीय वर्ष है दोस्तों, वित्तीय वर्ष का मतलब हो गया आपका प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर अगर 2019-20 है, तो इसका कर निर्धारण वर्ष होगा दोस्तों 2021। ओके, 2020। और इसी का पूछता बताओ इसका वित्त अधिनियम कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका वित्त अधिनियम होगा 2019। वित्त अधिनियम 2019 होगा, और असेसमेंट ईयर होगा 2020-21। असेसमेंट ईयर क्या होगा? 2020-21 होगा। असेसमेंट ईयर 2020-21 होगा। ओके, ये बात आना, असेसमेंट ईयर 2020-21 हो जाएगा। ओके, तो वित्तीय वर्ष देखो
फिनेंशियल ईयर का मतलब होता है दोस्तों प्रीवियस ईयर, जिस वर्ष में इनकम कमाई जाती है। तो इनकम कमाने वाला वर्ष 2019-20 है, तो इसका कर लगेगा असेसमेंट ईयर में। तो असेसमेंट ईयर होगा दोस्तों, असेसमेंट ईयर होगा 2020-21। और इसी का दोस्तों अगर वित्त अधिनियम पूछे तो वित्त अधिनियम 2019 होगा। वित्त अधिनियम कौन सा? 2019 होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी आय कर मुक्त है? कर मुक्त इनकम इनमें से कौन सी है जिस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता, अर्थात जिसके ऊपर टैक्स की पूरी तरह छूट दी गई? कर मुक्त आय कौन सी है? देखो, डीएनएस अलाउंस जो होता है, महंगाई भत्ता होता है और सैलरी का पार्ट होता है, अर्थात इसके ऊपर टैक्स लगता है। सीटी कंपनसेंट्री अलाउंस दोस्तों, इसके ऊपर भी टैक्स लगता है। मेडिकल अलाउंस के ऊपर भी टैक्स लगता है। लेकिन जो विदेशी भत्ता होता है, उस विदेशी भत्ते के ऊपर दोस्तों किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। यानी विदेशी भत्ता जो होता है, फॉरेन अलाउंस जो होता है, वो फुल्ली फॉरेन अलाउंस की जब बात करते हैं, विदेशी भत्ता जो होता है मित्रों वो एग्जम्प्ट होता है। विदेशी भत्ता क्या होता है? एग्जम्प्ट होता है। अच्छा, विदेशी भत्ता एग्जम्प्ट होता है कौन सी धारा के तहत? धारा 10 से 7 के तहत। तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 से 7 में कहा गया कि फॉरेन अलाउंस जो है मतलब वो एग्जम्प्ट होगा, लेकिन इसकी कुछ शर्तें होगी। मतलब फॉरेन अलाउंस एग्जम्प्ट होगा दोस्तों कब? जब यदि सरकार दोस्तों, अगर हमारा सरकार के किसी नागरिक को, यानी ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारी के लिए, अगर विदेशी भत्ता किसी सरकारी कर्मचारी को भारत से बाहर सेवा करने के लिए दिया जाता है दोस्तों, तो उस केस में दोस्तों अगर होगा दोस्तों, ओके आगे, तो भारत के बाहर सेवा करने के संबंध में उस सरकारी कर्मचारी को अगर विदेशी भत्ता देते हैं तो उसके लिए कर्मचारी एग्जम्प्ट होगा। जो उस कर्मचारी भारत में सेवा करने पर प्राप्त नहीं होता दोस्तों, अगर बात करें तो इस तरह की बात करते हैं, इसको होता है विदेशी भत्ता, फॉरेन अलाउंस कहते हैं मित्रों। और ये कर मुक्ति दोस्तों जो होती है वो केवल और केवल सरकारी कर्मचारी के लिए होती है। गैर सरकारी कर्मचारी या विदेशी नागरिकों को ये प्रदान नहीं किया जाता। जो भी गैर सरकारी कर्मचारी या विदेशी नागरिक है उनको ये भत्ता प्रदान नहीं किया जाता, और दिया भी जाता है तो उनको छूट प्रदान नहीं की जाती आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(7) के अनुसार। ओके, तो ये सरकारी कर्मचारी को दी जाती है, चाहे वो भारत सरकार का कर्मचारी हो, चाहे वो राज्य सरकार का कर्मचारी, चाहे किसी का भी, डजंट मैटर। शिक्षा भत्ता कर मुक्त होता है। एजुकेशन अलाउंस कितने व्यक्तियों तक एग्जम्प्ट होता है? बहुत ही लाजवाब प्रश्न पूछा। तो भाई एजुकेशन अलाउंस जो होता है मित्रों, वो एजुकेशन अलाउंस जो होता है, एजुकेशन अलाउंस जो होता है वो एग्जम्प्ट होता है दोस्तों कितने बच्चों तक के लिए? एजुकेशन अलाउंस जो होता है मित्रों वो 2 बच्चों तक के लिए क्या होता है? तो 2 बच्चों तक क्या होता है? एग्जम्प्ट होता है। यानी एग्जम्प्टेड अप टू 100 रुपए पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। ओके, 100 रुपए पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। 2 व्यक्तियों से ज्यादा ये एग्जाम नहीं हो सकता। 2 व्यक्तियों से ज्यादा, ओके, और वो भी 100 रुपए तक, 100 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। इसको भी समझना दोस्तों, एजुकेशन अलाउंस 2 व्यक्तियों तक एग्जाम हो सकता है। जैसे मान लो मित्रों, सुनना मित्रों देखो कैसे, जैसे मान लो एक कर्मचारी का ए नाम का व्यक्ति है, 2 नाम का, 3 तरह के बच्चे उसके हैं, 3 बच्चे उसके हैं। इन तीनों बच्चों को दोस्तों एजुकेशन अलाउंस मिलता है दोस्तों कितने रुपए का? 150 रुपए। इनको 200 रुपए पर मंथ इनको मिलता है एजुकेशन अलाउंस। तो 200 रुपए इंटू 12 इंटू 3, तो यह जाएगा 12 24 और 24 72, यह जाएगा 7200 रुपए मिलता है। तो यहाँ पर एग्जाम कितना होगा? 100 रुपए एग्जाम होगा 12 महीने के हिसाब से 2 बच्चों तक, तो यहाँ पर 2400 रुपए एग्जाम हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब 2400 रुपए एग्जाम यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं कहूँ तो 4800 रुपए क्या होगा? टैक्सेबल होगा, अर्थात 4800 रुपए में टैक्स लगेगा। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि ए बी सी 3 व्यक्तियों को दोस्तों 80 रुपए पर मंथ एजुकेशन अलाउंस मिलता है, 80 रुपए पर मंथ एजुकेशन मिलता है, तो 80 इंटू 12 इंटू 3 अगर अपन करेंगे तो यह रहेगा आपका 96 0 और 3 0, तो 0 18 27 और 28, मतलब उसको अलाउंस मिलेगा दोस्तों 2880 रुपए का। लेकिन एग्जाम कितना होगा? 80 इंटू 12 इंटू 2, इसका मतलब 96 इंटू 2, तो आएगा 1820 रुपए एग्जाम होगा। कहने का मतलब 1920 रुपए एग्जाम होगा मित्रों। ओके, 1920 एग्जाम 60 और यह आ जाएगा 960 रुपए पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब 100 रुपए तक एग्जाम होता है, 100 रुपए एग्जाम नहीं रहा। अगर 100 रुपए से ज्यादा अलाउंस उसको मिल रहा है तो 100 रुपए तक एग्जाम होगा। लेकिन अगर अलाउंस ही 100 रुपए से कम मिल रहा है तो दोस्तों 100 रुपए से कम अगर अलाउंस मिल रहा है तो दोस्तों जितना अलाउंस मिल रहा है उतना ही एग्जाम होगा, और वो भी मैक्सिमम 2 बच्चों तक अलाउंस होगा। अलाउंस मिल तो कितने भी बच्चों के लिए सकता है, लेकिन छूट सरकार ने केवल कितने बच्चों के लिए दे रखी है कि 2 बच्चों तक की आप छूट प्राप्त कर सकते हो, इससे ज्यादा छूट प्राप्त नहीं कर सकते।
एक सरकारी कर्मचारी को गत वर्ष में एक सरकारी कर्मचारी को गत वर्ष में 1,20,000 रुपए का वेतन, 10,000 का उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला और उसने मनोरंजन पर 6,000 रुपए खर्च किए। तो धारा 16(2) में कटौती कितनी मिलेगी? धारा 16(2) में कटौती कितनी मिलेगी? बहुत प्यारा सा प्रश्न, आप जानते हो तो कि इसके तहत अपन समझ सकते हैं और इसको देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों कि सैलरी के अंतर्गत जब सैलरी हेड अपन पढ़ते हैं तो सैलरी हेड की जब बात अपन करते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के बारे में जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो मैं तो आप जानते हो सैलरी हेड के अंदर मैं सुनो मैं तो यहाँ पर यह है सैलरी हेड। सैलरी हेड के अंतर्गत दोस्तों आप जानते हो कि जो डिडक्शन होती है, डिडक्शन जो मिलती है सैलरी हेड की डिडक्शन मिलती है वो धारा 16 के तहत मिलती है, धारा 16 के तहत मिलती है। और यहाँ पर 2 प्रकार की डिडक्शन जनरली दी जाती है। आजकल 3 प्रकार की डिडक्शन होती है। 3 प्रकार की डिडक्शन अपन करते हैं। एक तो होती है मित्रों आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक तो थी स्टैंडर्ड डिडक्शन जो फिक्स है दोस्तों 50,000 रुपये तक मिलेगी, 50,000 तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन उसको मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। और एक होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस जो मिलता है ना, एंटरटेनमेंट अलाउंस की जो डिडक्शन मिलती है वो मिलती है दोस्तों एक्चुअल अलाउंस कितना प्राप्त हुआ, मतलब एक्चुअल अलाउंस कितना प्राप्त हुआ, उसके बाद 20% ऑफ सैलरी और उसके बाद मैक्सिमम होगा 5,000 रुपये, 5,000 रुपये हो जाएगा 5। ओके, इन तीनों में से जो भी कम होगा। तो यहाँ पर सैलरी कितनी दोस्तों, उसकी सैलरी 1,20,000 रुपये की दोस्तों। ठीक है, आगे 1,20,000 की उसकी सैलरी, तो 1,20,000 का 20% कितना हो गया, 24,000। तो ये हो गया। उसको अलाउंस मिला कितना, 10,000 रुपये का अलाउंस उसको मिला है और 5,000 तक की इसकी बात है कि 5,000 रुपये तक वो छूट कर सकता है। तो बताओ उसको छूट मैक्सिमम कितनी मिलेगी, तो भाई 5,000 से ज़्यादा की छूट उसको नहीं मिल सकती, अतः वो 5,000 तक की छूट ले सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 16(2) के अनुसार, 16(2) के अनुसार ये प्रावधान किया गया। ओके, देखिए मित्रों सैलरी हेड की जब बात करते हैं तो सैलरी हेड के तहत 3 तरह की डिडक्शन होती है। एक होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 रुपये तक मिलेगी। एक होती है दोस्तों आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस की जब बात करते हैं दोस्तों, अरे एक बात और सुनना मित्रों, एंटरटेनमेंट अलाउंस की छूट केवल और केवल ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी, अर्थात प्राइवेट एम्प्लॉय को इसकी छूट नहीं मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों को ही छूट मिलेगी। और यहाँ पर ये सरकारी कर्मचारी है, अगर ये सरकारी कर्मचारी नहीं होता तो दोस्तों इसको एंटरटेनमेंट अलाउंस की छूट नहीं मिलती धारा 16(2) के अनुसार। तो यहाँ पर धारा 16(2) है उसमें एंटरटेनमेंट अलाउंस की बात की गई है, जिसके लिए कहा गया कि एक्चुअल अलाउंस कितना मिला वो देखेंगे, 20% ऑफ सैलरी लेंगे और 5,000 रुपये तक होंगे। इन तीनों में से जो भी राशि कम होगी उसकी वहां पर उसको डिडक्शन दी जाएगी, मतलब धारा 16(2) के अंदर, धारा 16(2) के अंदर छूट मिलेगी। ओके, और ये छूट केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दी जाती है, इसके अलावा और किसी एम्प्लॉय को नहीं दी। और इसके अलावा होते हैं टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। ओके, सैलरी में एक डिडक्शन मिलती है, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट की भी छूट मिलती है। 3 तरह की छूट मिलती है सैलरी हेड में, स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिलती है, एंटरटेनमेंट अलाउंस की छूट मिलती है और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट की छूट मिलती है। इसके अलावा और कोई छूट वहां पर नहीं दी जाती। ओके, तो ये था दोस्तों आज के 25 प्रश्नों का एक टेस्ट। डेली दोस्तों आपके मैं 25 प्रश्नों का टेस्ट लूंगा और ये टेस्ट चलेगा दोस्तों लगभग आपके 12 दिन, 10 दिन, 11 दिन तक, 17 तारीख तक चलेगा। इसके तहत दोस्तों आप लोगों को 275 प्रश्न मैं करा दूंगा या उससे ज़्यादा करा दूंगा, जिससे आपकी इनकम टैक्स का एक बार पूरा रिवीजन हो जाएगा। डेली आपको देना कितना, 40 से लेकर 45 मिनट मेरे साथ बैठ कर पढ़ना बस, और कुछ ज़्यादा नहीं, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। 40 से 45 आपको केवल डायरेक्ट टैक्स को पढ़ना है और डायरेक्ट टैक्स के प्रश्नों को देखते रहना। ओके, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस सेशन पसंद आया होगा। कल अपन वापस से एक सेशन लेंगे। मैं आपके दोस्तों टोटल मिला के 11 टेस्ट पेपर लूंगा, जिनके आधार पर आपको 11 टेस्ट के माध्यम से बहुत सारी आपको जानकारी दूंगा और आपको कई प्रकार, थैंक यू ओके, तो कई प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी और एक जो आपका डर है दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट का डर आपका खत्म कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू मित्रों, विदा चाहता हूं। अभी आपकी दोस्तों, अच्छा एक तो अब सुनो, तुम्हारी खुशखबरी सुनो। अभी तो तुम्हारी 6 बजे भी क्लास है, 8 बजे भी क्लास है, 8 बजे तुम्हारी नहीं है, उसके अलावा दोस्तों 11:30 बजे भी क्लास है। बस पढ़ते जाओ दोस्तों, खूब पढ़ो, पढ़ते जाओ, मजे करो आराम से। थैंक यू।